वह मीडिया का एक हिस्सा कुछ इस तरीके से प्रस्तुत कर रहा है पूरे घटनाक्रम को, जैसे संजय राउत को तो रिहा ही कर दिया है कोर्ट ने। जमानत पर रिहा हुए हैं, केस से रिहा नहीं हुए हैं और 100 दिन जेल में रहे हैं, 102 दिन जेल में रहे हैं। ये मीडिया इस तरीके से जश्न की मुद्रा में क्यों है कि जैसे अ, बेदाग घोषित कर दिया हो, बाइज्जत बरी कर दिया हो, केस तो अभी चलना है। नहीं, वो तो मीडिया की बात ही छोड़ दो। आजकल मीडिया पर कोई भरोसा नहीं करता। बिल्कुल, अगर भरोसा करते तो हमको कौन सुनता और कौन देखता। मीडिया जो है, मीडिया पर से लोगों का भरोसा उठ गया है। तो ये तो अभी देखो, इनकी हालत इतनी बुरी है कि यही तो असल में भारत का जो लिबरल मीडिया है, वही तो बीजेपी का असली अपोजिशन है। कांग्रेस हो, लेफ्ट फ्रंट हो, या लालू हो, या नीतीश हो, ये इनकी फ्रंट हो सकती है, शाखाएं हो सकती है, लेकिन मोदी बीजेपी का असली अपोजिशन पार्टी जो कोई है तो मीडिया है। तो अभी ईडी के खिलाफ कोई एक आ गया और उनको जमानत मिल गई, तो इसका महिमा मंडन तो मीडिया जरूर करेगा। और एक बात है कि जिस जजमेंट आया है, मुझे तो अजीब उस जजमेंट का लगता है। देखिए, जिस जिस दिन उनको अरेस्ट हुआ संजय राउत को, उसी दिन से आज तक वही जज उसी कोर्ट में है, मामला उसी कोर्ट में है, और ये बोलते हैं कि गलत ढंग से इसको अरेस्ट किया है। तो आपने उसको 100 दिन अंदर क्यों रखा? अगर इनकी अरेस्ट गलत होती तो अर्नब जैसे उनको पहले 8-10 दिन में छुटकारा मिलना चाहिए था। वो तो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गए। देखिए, अर्णब गोस्वामी को भी अलीबाग के कोर्ट में हाजिर किया गया था, तो वहां के जो न्यायाधीश महिला थी, उन्होंने बोला कि अरे, आपने परमिशन नहीं ली, क्यों अरेस्ट किया इसको? इसलिए पुलिस को कस्टडी नहीं दी थी। एक मिनट। तो बात यह है कि अगर आप आज बोलते हो कि इनका अरेस्ट गलत है, तो पहले दिन ही या पहले 8-10 दिन में उनको ईडी की कस्टडी में देने की जरूरत नहीं थी, जैसे अर्नब को भी नहीं दिया गया था। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अर्नब कभी भी पुलिस की कस्टडी में नहीं था, जेल कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में था। ये तो पहले कम से कम 15 दिन ईडी के कस्टडी में थे। अब जिस पर का आरोप गलत है, जिसकी अरेस्ट गलत है, उसको उसी जज ने आज बोलते हैं कि वो गलत है, और उस वक्त उनको ईडी की कस्टडी में या अगले समझो 3 महीने के लिए जुडिशियल कस्टडी में क्यों भेजा था? तो ये जो जज का जो बोलना है, इसको उठाकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अब इसका मामला आज मेरा ख्याल है हाईकोर्ट में उस पर सुनवाई होने वाली है, उसके खिलाफ, उस जजमेंट के खिलाफ। शायद उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, देखते हैं क्या होता है। पर लेकिन भाऊ मीडिया महिमा मंडन कर रहा है, क्योंकि महिमा मीडिया के लिए ये जीत है, संजय राउत के लिए जीत नहीं है, मीडिया के लिए जीत है। क्योंकि बीजेपी का नाक कटता है तो मीडिया को लगता है हम जीत गए। भाऊ ये सवाल तो मैं आपसे पूछने वाला था, अच्छा हुआ आपने जवाब दे दिया। जो जज की टिप्पणियां आई हैं, गिरफ्तारी को अवैध बता देना और तमाम तरह की टिप्पणियां करना, उसमें बहुत लंबी चौड़ी बातें उन्होंने की हैं। उस पर अगर नहीं भी जाएं तो 11.5 लाख रुपए की बरामदगी तो उसी दिन इनके घर से हुई थी, जिस दिन छापेमारी हुई थी और इनको रात में अरेस्ट किया गया था। 11.5 लाख रुपए का कोई हिसाब किताब ये दे नहीं पाए, यानी स्रोत क्या है उस पैसे का ये नहीं बता पाए थे। इसके अलावा अलीबाग में जो इनके 8 प्लॉट थे, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए। दादर में जो फ्लैट था जो जब्त हुआ था, उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाए। करीब 11.5 करोड़ की संपत्ति सीज हुई थी अप्रैल में। इसके अलावा माधुरी
राउत के खाते से इनकी पत्नी के खाते में आए थे। मतलब ईडी ने इतनी जानकारियां दी थी कोर्ट को, फिर भी ये कह देना कि साहब इनकी अवैध गिरफ्तारी है। राकेश वधावन या सारंग वधावन के बारे में ये कहना कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि वो ऑलरेडी एक दूसरे केस में गिरफ्तार हैं, अंदर हैं। तो ये सारी टिप्पणियां कहीं कुछ संदेह पैदा करती हैं, और या तो ईडी जो है वो अपना केस ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के जरिए, या कुछ और मामला है। मुझे थोड़ा इसमें एक थोड़ी गड़बड़ ये लगती है कि मुझे पूरे तरीके से जानकारी नहीं है, इसकी ज्ञान भी नहीं है, लेकिन आज रात में मुझे कोई मिलने वाला है, उनसे मैं ये पीएमएलए जो है, मनी लॉन्ड्रिंग या जो मामला होता है, लॉ जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें जो कुछ प्रावधान होते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा ज्यादा जानकारी लेने वाला हूँ। आज ही मैंने उनको बुलाया है, उनसे बात करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो कुछ मामला है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है। कोर्ट ने जो बताया है उसका मैं जो निचोड़ निकाल पा रहा हूँ लॉजिकली, वो ऐसा है कि ये मामला क्राइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है। देखो जिस कोर्ट में है, पीएमएलए कोर्ट है, पीएमएलए कोर्ट में आप और कहीं का एक बैंक का फ्रॉड है, किसी ने लोन डुबाया है या किसी ने मर्डर की है, वो बात पीएमएलए कोर्ट में नहीं आ सकती, क्योंकि पीएमएलए कोर्ट एक स्पेशल कोर्ट है, उसमें सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले आते हैं। शायद संजय राउत का जो मामला है, आप बोल रहे हैं कि 11 लाख की कैश बरामद हुई, उनके पत्नी के नाम पर कोई यहाँ से वहां 55 लाख रुपए आए चले गए वगैरह वगैरह, तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला होता है वो मुझे लगता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर होता है, परदेश से पैसा आया, परदेश में पैसा गया, घुमा फिरा कर कुछ किया, ये जो बातें होती है, तो शायद ये वैसी बात नहीं है, वैसी बात नहीं है। ये जी जी। डायरेक्टली दिखाई दे रहा है ये वो है। हाँ, वो इलीगल मामला हो सकता है, तो शायद इसलिए इस पीएमएलए कोर्ट ने, अब देखिए अनिल देशमुख के केस आप देखिए, अनिल देशमुख का मामला क्या है? अनिल देशमुख का मामला ऐसा है कि कहीं से भी पैसे आ गए, वो किसी और एक बेनामी कंपनी में चले गए, बेनामी कंपनी से घुमा घुमा कर इनकी कुछ संस्था में लाए गए, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो यहाँ है क्या? गोरेगांव पतराचाल जो मामला है, उसमें एक कंपनी थी, उसमें ये पैसे आए, उसमें से ये उठाकर इसमें डाल दिए गए, वो सब अकाउंट अगर सही है, गलत है, लेकिन उसके सब जो दस्तावेज है, सबूत है, वो सामने है, तो उसको लॉन्ड्रिंग शायद लीगली नहीं बोला जाता। फ्रॉड जी है, जी। फ्रॉड अलग होता है और मनी लॉन्ड्रिंग अलग होता है, ऐसा मेरा मानना है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। इसलिए मैंने बोला कि आज ही मैं इसके बारे में एक जानकार से पूछने वाला हूँ, क्योंकि वो ऐसे मामले में काम करता है, शायद सही है। उससे मुझे पता चल जाएगा। अब और एक रेफरेंस उससे जोड़कर आप देखिए क्या है, वो दूसरा रेफरेंस ऐसा है कि इनको सीबीआई हाथ नहीं लगा सकती थी। ऐसे मामले जो जो मामला है वो सीबीआई कुछ कर सकता है। जैसे कि आपको मालूम है कि मेरा ख्याल है कि वधवान, पीएमसी बैंक वगैरह जो मामले हैं वो सीबीआई के पास है, लेकिन उसके बाद सीबीआई को महाराष्ट्र में आने से प्रतिबंध लगाया गया था। इसलिए सही। ये मामला भी सीबीआई पिकअप कर सकती थी, लेकिन जबकि सीबीआई को प्रतिबंध था, तो या तो कोर्ट के जरिए आना चाहिए था, जो कोर्ट के जरिए अनिल देशमुख के बारे में हो गया, समझे आप? बिल्कुल। हाँ, तो अब सीबीआई का प्रतिबंध हटाया गया है, तो ये ईडी में जो केस क्लोज होती है वो सीबीआई में ओपन हो सकती है, ये समझ लीजिए आप।
तो शायद सीबीआई को हमने खुला मामला दिया है, अब तो ईडी के जरिए इनको सताया गया, समझो असलियत में सताया गया बदले की भावना से। लेकिन अब ये मामला सीबीआई उठा सकता है, और सीबीआई अगर काम करने लगी इसी मामले में, तो उद्धव ठाकरे नहीं बचा सकते, अमित शाह बचा सकते, नरेंद्र मोदी बचा सकते, कटुता खत्म हो गई तो देवेंद्र फडणवीस बचा सकते। तो इन्हीं से क्यों मिलना है, समझे आप, कि जिस मामले में जमानत मिली है वो खारिज हो जाएगा, और वही मामला बाकी का तो सब रेडी है, सीबीआई उठा सकती है। जैसे आपको मालूम होगा कि ईडी ने अनिल देशमुख को अरेस्ट किया था, उनको वहां जमानत मिली है, लेकिन फंसे हैं तो सीबीआई के मामले में फंसे। अनिल बिल्कुल देशमुख कहां सही फंसे, बात है। इन पर सीबीआई का मामला नहीं है। तो हाँ, क्योंकि अनिल देशमुख को मोदी जमानत नहीं मिली क्योंकि सीबीआई की जांच अभी चल रही है। मोदी शाह और फडणवीस से मिलूंगा, इसका मतलब ये हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा, आप बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं, इस समय भाव को सुन रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय भी दें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, बातचीत अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को फॉरवर्ड करना ना भूलें। भाव, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी मातोश्री में, तो हम देख रहे थे कि संजय राउत के नरम स्वर थे, लेकिन उद्धव ठाकरे तो पानी पी करके कोस रहे थे केंद्र सरकार को, केंद्रीय जांच एजेंसियों को, जांच एजेंसियों के बारे में, बल्कि उन्होंने बहुत ही कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया है, जानवर हैं, डकैत हैं, सुपारी ले रखी है केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई हो रही है। ये प्रतिशोध की कार्रवाई हो रही है, ये आरोप केवल केंद्र पर लगाया जा सकता है। जब ये मुख्यमंत्री थे, जब इनकी एमवीए की सरकार थी, तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया किसी के खिलाफ। नहीं, वो तो किया था, लेकिन आप देखिए, हम क्या होता है, बहक जाते, आप बहके हो, आप जिस ढंग से ये सवाल पूछ रहे हो, उद्धव ठाकरे आपको बहकाना चाहते हो और आप बहक गए हो। दिमाग चला के सोचो कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे बाजू बाजू में बैठे हैं, और बीच में संजय राउत बैठे हैं, जो इस प्रतिशोध के बली है, विक्टिम है, लेकिन वो प्रतिशोध के बारे में नहीं बोल रहे। ये क्या मामला हुआ, जिसने उसका भुगता है सब, वो नहीं बोल रहा है, बिल्कुल नहीं बोल रहा है। ना ईडी के खिलाफ बोल रहे, ना सीबीआई के खिलाफ बोल रहे, ना जांच एजेंसी के खिलाफ संजय राउत एक शब्द नहीं बोल रहे जी। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे। और उसके आगे जाकर फिर एक बार उद्धव ठाकरे और एक बात बोले जो आपने जिक्र नहीं किया। वो बोले इनको मांडोली करनी होती तो 100 दिन अंदर नहीं रहते। यानी उद्धव ठाकरे के मन का जो डर है वो निकल आया है कि क्या इनका जामीन हो गया, देशमुख और नवाब मलिक का नहीं हो रहा है, तो इन्होंने क्या मांडोली की है। ये डर उद्धव ठाकरे को सता रहा है, समझे जी, आप। जी। तो शब्द पर मत जाइए, परिस्थितियां देखिए, बैकग्राउंड देखिए, और सामने वाले 3 लोग बैठे हैं, वो 3 लोगों में से कौन क्या बोल रहा है। उद्धव क्या बोल रहे, आदित्य क्या बोल रहे, और खुद जिन्होंने भुगता है वो उस बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उल्टा बोल रहे हैं कि मैं फडणवीस से मिलूंगा, मैं मोदी शाह से मिलूंगा। ये क्या बात हुई। तो ये डरे नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे डरे हुए, समझे आप। बिल्कुल सही है। देखिए, हमको जो दिखता है ना, वो बोलते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो सुनते हैं वो होता नहीं है। तो उद्धव ठाकरे हमको कुछ सुना रहे, आदित्य ठाकरे कुछ सुना रहे, हम उस पर ही देख रहे हैं, और बोलते ये तो क्या संजय राउत डरे हुए लगते नहीं।
संजय राउत दिमाग ठीक रखकर अपने जुबान से एक भी शब्द ऐसा नहीं निकल जाए कि जिससे मोदी शाह फडणवीस को गुस्सा आ जाए, लेकिन वो भाऊ ये गुस्सा उद्धव ठाकरे निकाल रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं ये भी हमको डीच करेगा का। इन्होंने मांडवली शब्द उद्धव ठाकरे का है। अगर मांडवली करनी हो तो जेल के अंदर 100 दिन नहीं रहते। अरे तब तक तो किसने मांडवली शब्द नहीं बोला था। सही। अजीब बात है।